So am I audible to all of you? Yes. Yes. Okay. Okay. So today we are going to see the graph convolutional neural network. Okay. So I think most of you are aware of graphs. What is graph and what are the different things inside the graph. तो ये सब सारे आप पहले से अवेयर होंगे कि ग्राफ क्या होता है और ग्राफ में क्या क्या चीजें होती हैं. ठीक है. तो ये जो लेक्चर है इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेक्चर सीरीज दैट इज बाय यान लिकुन एंड अल्फ्रेडो. तो और एनटीयू का लेक्चर है. ठीक है. तो वहां से लिया गया है. एंड दिस पर्टिकुलर लेक्चर हैज बीन प्रेजेंटेड बाय जेवियर. आई थिंक जेवियर का नाम आपने सुना होगा पहले. जेवियर आपने इनिशियलाइजर यूज किया है इन डीप CNN नेटवर्क. हेलो. हाँ 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 ठीक है. yes. तो वही जेवियर है जिसने ये लेक्चर दिया है. ओके. Okay, fine. So in this lecture, first we are going to see the traditional convolutional. तो पहले हम ट्रेडिशनल कॉन्बिनेट देखेंगे और उसकी क्या आर्किटेक्चर होती है. फिर हम उसको ग्राफ में क्यों नहीं लगा सकते हैं. ठीक है. और फिर ग्राफ होता क्या है. ठीक है. और कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि ग्राफ से सॉल्व होते हैं. तो ये सब सारी चीजें देखेंगे पार्ट 1 में. एंड देन नेक्स्ट थिंग इज पार्ट 2 एंड दैट इज अबाउट स्पेक्ट्रल ग्राफ कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क. तो उसके बाद हम देखेंगे कि ग्राफ को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. इफ यू आर गिवन द ग्राफ देन हाउ विल अप्लाई द कन्वोल्यूशन ऑन द ग्राफ. सो वी हैव टू अप्रोचेस. फर्स्ट वन इज स्पेक्ट्रल एंड सेकेंड वन इज स्पेशियल. ठीक है. तो पहले स्पेक्ट्रल देखेंगे और स्पेक्ट्रल में देखेंगे कन्वोल्यूशन कैसे होता है और हम उसको कैसे अप्लाई करेंगे. और उसके बाद वंस वी आर डन विद द स्पेक्ट्रल पार्ट देन विल गो फॉर द स्पेशियल पार्ट. ओके. So you can see that ये जो मतलब नॉर्मल कन्वोल्यूशनल नेटवर्क है जो कि आप उसका एडवांटेज देख सकते हो कि उससे क्या क्या चीजें हम सॉल्व कर सकते हैं. तो आपने देखा होगा कि जो भी इमेज नेट के प्रॉब्लम्स थे या जितने भी डिटेक्शन रिकग्निशन सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व यूजिंग नॉर्मल कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क. ठीक है. तो सारे प्रॉब्लम जो हमारा जितने भी इमेज टाइप के प्रॉब्लम है इमेज वीडियो और जो भी ग्रिड टाइप के प्रॉब्लम है. ग्रिड मींस होता है कि एक स्ट्रक्चर हो किसी का. तो इफ यू हैव गिवन सम स्ट्रक्चर देन वी कैन डायरेक्टली अप्लाई द कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क ऑन दैट. ठीक है. और ये काफी ज्यादा इसमें हमारी हमने काफी ज्यादा क्या कहते हैं इसमें आगे फर्दर हम आगे हो चुके हैं बाय अप्लाइंग दिस थिंग. सो आपको पता है कि कैसे अप्लाई करना है और वो ह्यूमन एक्यूरेसी के आसपास उससे भी बेहतर हो चुका है यूजिंग द कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क फॉर द ग्रिड स्ट्रक्चर. तो जो भी हमारे ग्रिड टाइप के स्ट्रक्चर हैं उसके लिए हम काफी आगे जा चुके हैं. बट स्टिल जैसे मेरे पास और जो अलग नॉन ग्रिड टाइप के जो स्ट्रक्चर है वहाँ अभी भी इशू है एंड पीपल आर वर्किंग ऑन दैट. ठीक है. तो ये इमेजनेट थी जो सबसे पहले इस डेटा सेट पे 2012 में जो है इस पे इन्होंने ये परफॉर्मेंस आया था जो कि आप देख सकते हो कि इससे पहले जितने भी हैंडक्राफ्टेड फीचर्स थे और यूजिंग मशीन लर्निंग अप्रोच थे उससे काफी बेहतर इसने दे दिया. और एरर रेट बहुत बहुत मतलब यू कैन सी दैट यहाँ से एक ड्रेस्टिकली डिक्रीज हो गया. ठीक है. तो ये जो है ये तो दिस इज अबाउट कॉननेट फॉर द ग्रिड स्ट्रक्चर. और आप देख सकते हो कि डिटेक्शन और रिकग्निशन सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व यूजिंग नॉर्मल कॉननेट. ओके.
also in speech में आप speech में भी you can also apply. In speech also we have some structure, some grid structure, and also in NLP, natural language processing. So ये सब सारे फील्ड है जिसमें कि हमें पता है कि everything is standard and you can apply on that particular standard network can be applied for the particular problem. ठीक है. So ये तीन बंदे को आप जानते हो. So this is Yan LeCun, जिसका ये लेक्चर सीरीज है. So इनको he got Turing Award. Okay. So COMNET के बारे में आप जान चुके हो पहले कि COMNET are powerful architecture for solving the high dimensional learning problem. And this is the curse of dimensionality, means if you have अगर आपके पास बहुत ज्यादा dimensional image है या if you have video of high dimensional things, then how to solve that problem. तो उस पे already जो deep network है, deep learning network है, वो काफी अच्छा performance देता है. Okay. Okay. So actually COMNET में हमारा assumption ये होता है कि जो data है that is compositional, means उस data में कुछ pattern है, ठीक है, और उस pattern को हमें learn करना है using the our approach, that is COM approach. तो ये जो pattern है वो 3 टाइप के हम इसको डिवाइड करते हैं. It is form of pattern that are local. So ये लोकल पैटर्न हो सकते हैं जो कि आपको पता है कि कॉन्वोल्यूशनल. आप यहाँ सपोज अगर एक पॉइंट ले तो इन नेक्स्ट लेयर, सॉरी, तो ये जो पॉइंट है ये अपने स्पेशली जो है अपने लोकल नेबरहुड से मतलब रिलेटेड है, ठीक है. तो यहाँ ये लोकल इंफॉर्मेशन को लर्न कर रहा है. ओके. नेक्स्ट थिंग इज स्टेशनरी. ओके. सो स्टेशनरी में हम ये देखते हैं कि मतलब कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो अक्रॉस द इमेज वो मतलब चेंज नहीं हो रहे हैं, ठीक है. तो ये हमारा एज्यूम्पशन है कि ये सब चीजें होनी चाहिए डेटा में. अगर ये होती हैं तो वो परफॉर्मेंस हमारी बेहतर होगी और हम मतलब अच्छे से हमारा नेटवर्क लर्न कर पाएगा. एंड नेक्स्ट थिंग इज हिरारिकल. सो हिरारिकल ये होता है कि इफ यू वांटेड टू अप्लाई कॉर्न फिल्टर, so initially in the initial level if you see it will learn all the local features, ठीक है. but slowly जैसे आप मूव करोगे then it क्या होगा, ये sort of aggregated features को learn करना start कर देगा and finally it will learn the global features. so you can see here that starting में क्या करता है, ये line और ये सब चीजें learn करता है, color, line और other things, and then after that mid level पे क्या करता है, ये सारे इसके combined features को learn करता है and finally जो है this is the sort of global features that we are learning. So ये 3 things जो है ये assume करके चलते हैं कि हमारा डेटा जो है ऐसा होना चाहिए, इमेज, वीडियो, स्पीच में. ओके. और जब हमारे पास इस टाइप के इंफॉर्मेशन होते हैं, इस टाइप के डेटा होते हैं, तो क्या होता है, देन यू कैन अप्लाई द डीप लर्निंग and deep learning can learn this compositional features, and once you learn the features you can give that feature to the classifier and classifier will give you the class level for that. So that is the overall steps in the normal COMNET. Fine. Okay. So you can see this data domain in the case of the normal we can say that grid structure. So here this is the 2D structure. So you can see this is the image, and if you take one particular point from here, तो suppose ये RGB image है, तो एक पॉइंट का क्या होगा, हमारे पास R, G और B 3 वैल्यू होंगे. तो ये sort of 2D ग्रिड स्ट्रक्चर है जिसमें कि एक ये स्पेशली जो है ये रिलेटेड है. मतलब यहाँ से if you start from here to here, so they are spatially sort of related. Okay. Then come to the next, that is sentence, word, speech. तो यहाँ भी देख सकते हो कि if you take one sentence, so here जो word है, ये word जो है ये इस word को एक आप बोल सकते, जैसे यहाँ आपने बोला suppose if you take one point from here, so that point has 3 values R, G, B. तो यहाँ ऐसे अगर कोई आपने पॉइंट उठाया तो उसके पॉइंट में जो है वो उस पर एक वर्ड है, ठीक है. एंड वर्ड को आपको पता है कि वर्ड को कैसे मुझे मतलब कन्वर्ट करना है इन पर्टिकुलर बाइनरी वैल्यू और नॉट बाइनरी, दैट वन हॉट इनकोडिंग यू कैन डू हियर. तो आप हर एक वर्ड जो है यहाँ वो एक पर्टिकुलर मतलब हर एक पॉइंट जो है एक वर्ड यहाँ मतलब हर एक पॉइंट जो है वो एक वर्ड है, ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज स्पीच. सो स्पीच में भी आप देख सकते हो कि ये स्पीच सिग्नल है एंड ये जो एक पॉइंट है वो हमारे पास
एम्पलीट्यूड है फॉर पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट। सो ये सारे जो हमारे रेगुलर स्पेशियल स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो इफ यू हैव अ रेगुलर स्पेशियल स्ट्रक्चर देन कॉन्वोल्यूशन, पूलिंग और ये सब चीजें इजिली अप्लाई किए जा सकते हैं एंड दे आर वेल डिफाइंड एंड फास्ट फॉर डूइंग द for finding the features from the given stuff. Now come to the graph domain. Okay. So in the graph domain we don't have any grid structure. तो हमारे पास कोई ऐसा रेगुलर स्पेशियल स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। ये जिग जैग है, कहीं भी कुछ हो सकता है। सो नाउ दैट इज द प्रॉब्लम। सो ये एक बिग इशू है ग्राफ में कि ग्राफ में आप ऐसे नॉर्मल CNN डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हो क्योंकि ये स्पेशली रिलेटेड होते हैं। अगर आपके पास स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है सो यू कैन नॉट अप्लाई दिस टाइप ऑफ नेटवर्क दैट वी हैव सीन बिफोर। मतलब कॉननेट और जो भी स्पेशल के लिए बने हैं उसको डायरेक्टली अप्लाई नहीं किया जा सकता है। ओके, सो नाउ first we'll go through few examples of the graph. So graph किस कौन-कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो कि ग्राफ के उसको एज अ ग्राफ फॉर्मुलेट कर सकते हो। तो सपोज फर्स्ट प्रॉब्लम इज सोशल नेटवर्क। तो आप देख सकते हो फेसबुक पे देख सकते हो कि सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं एंड मतलब और वो कनेक्टेड होते हैं मतलब वो लोग फ्रेंड होते हैं। इफ दे आर कनेक्टेड इट मींस दे आर फ्रेंड। ओके, और सपोज मुझे एक कम्युनिटी सपोज मुझे या किसी यूजर को मुझे सपोज मुझे कुछ रिकमेंडेशन देना बताना है कि ये क्या क्या चीजें आपको मतलब ऐसे देखते हो ना फेसबुक पे कि बहुत सारे रिकमेंडेशन आते हैं, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट भी आते हैं। तो वो कैसे करते हैं? वो उसके लिए भी वो क्या करते हैं कि सॉर्ट ऑफ डीप लर्निंग, ग्राफ बेस्ड डीप लर्निंग को यूज करते हैं, ठीक है। तो पहले तो क्या करते हैं कि वो नोड बनाते हैं। नोड मतलब जो पर्सन है सारे वो नोड होंगे, ठीक है। और हर पर्सन के बीच के कनेक्शन देखते हैं कि इफ दे वो फ्रेंड है या नहीं, ठीक है। और हर जो नोड है उस पे हमारे पास क्या फीचर है, मतलब किस टाइप के इंफॉर्मेशन जो है वो रखा हुआ है। तो अगर मैं इसकी बात करूं सोशल नेटवर्क की, तो सोशल नेटवर्क में क्या हो गया, ये जो पर्सन है दैट इज वन नोड, दिस इज वन यूजर, सो दैट इज वन नोड एंड दिस नोड हैज सेवरल इंफॉर्मेशन। तो इसके पास क्या होगा, कुछ मैसेज होंगे, इट कैन हैव इमेजेस, इट कैन हैव ही कैन हैव वीडियोज। तो इसके पास वीडियोज भी हो सकते हैं, इमेजेस भी हो सकते हैं और मैसेज हो सकते हैं। तो ये सारे जो है इसके फीचर होंगे, ठीक है। एंड देन वी हैव अनदर सॉरी देन वी हैव अनदर यूजर एंड दैट इज यूजर जे एंड इसके पास भी वही इंफॉर्मेशन होंगे, वही मतलब उस टाइप के इंफॉर्मेशन होंगे, मैसेज हो सकता है, इट कैन इसके पास इमेज और वीडियो। और अब मुझे देखना है कि if there is connection between these two or not. Okay, so ये connection मैं बना सकता हूँ। suppose मैं बोलूंगा अगर if they are friend then I will tell that there is connection between these two. Okay, so ये adjacency matrix को बोलते हैं। आपने ऑलरेडी ग्राफ में देखा होगा कि adjacency matrix। अच्छा, सबको ग्राफ पता है ना? Everyone knows graph. What is graph? हाँ, yes. सबको पता है? सोमा और जो भी है सबको पता है ग्राफ क्या है? ग्राफ, नॉर्मल ग्राफ पता है ना आपको? यू आर अवेयर ऑफ द नॉर्मल ग्राफ? ओके फाइन। तो ठीक है, तो ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स होती है, ये बताता है कि किसके किसके उस पे कनेक्शन है या नहीं है, ठीक है। सो इफ देयर इज कनेक्शन देन इन दैट केस वन विल बी देयर, ठीक है। अदरवाइज जीरो विल बी देयर। जीरो मींस नो कनेक्शन, ठीक है। तो ये कनेक्टिविटी मैट्रिक्स बना सकते हो बेस्ड ऑन ऑल द यूजर्स, ओके, एंड द कनेक्शन बिटवीन द यूजर्स, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है सोशल नेटवर्क का। ऐसे ही अनदर एग्जांपल इज अबाउट ब्रेन कनेक्टिविटी, ठीक है। तो ब्रेन कनेक्टिविटी भी दिस इज आल्सो हॉट एरिया, सो इवन आई एम आल्सो वर्किंग इन दिस पर्टिकुलर एरिया। तो ब्रेन कनेक्टिविटी में क्या होता है कि हम ब्रेन के जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स हैं, हम एक्चुअली ब्रेन को क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड कर देते हैं, ओके। So if you are aware of brain, so brain में क्या होता है, we have a gray matter part, white matter part and CSF part. So जो gray matter part होती है ब्रेन की, वहाँ most of the neurons होता है, ठीक है। तो अभी तो इसमें हमारा गोल क्या होता है कि हम a bunch of neurons के बीच में कनेक्शन फाइंड करना चाहते हैं कि क्या कनेक्ट, कैसे वो कनेक्टेड है, ठीक है। सपोज
मैंने ये ब्रेन है, सपोज मैंने ब्रेन को डिवाइड कर दिया डिफरेंट रीजन में, मल्टीपल रीजन्स, मैंने इसको ROI बोलते हैं, रीजन ऑफ इंटरेस्ट। तो मल्टीपल रीजन्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया, और फिर मुझे हर रीजन का मेरे पास सिग्नल होता है कि उस रीजन में उसकी एक्टिविटी, उसकी जो फंक्शनल एक्टिवेशन है वो क्या है। तो एक सिग्नल होता है, और फिर हमारा गोल होता है कि टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एवरी टू रीजन्स। ठीक है, तो सपोज ये रीजन यहाँ है और ये रीजन यहाँ है, तो ये सारे ग्रे मैटर के पार्ट होंगे, और एक रीजन में हमारे पास बहुत सारे न्यूरॉन्स होंगे। ठीक है, और हम क्या देखते हैं कि हर एक, ये जो इतने न्यूरॉन्स है उसका एक एवरेज एक्टिवेशन देखते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल न्यूरॉन से हम को हैंडल नहीं करते हैं, हम एक बंच ऑफ न्यूरॉन्स को हैंडल करते हैं। तो एक रीजन में जितने न्यूरॉन्स हैं उसका एक एवरेज रिस्पॉन्स क्या है उसको देखते हैं, और ऐसे हमारे पास सेकेंड रीजन है, ठीक है, रीजन 2, उसमें उसमें भी वही देखते हैं कि उसमें एवरेज रिस्पॉन्स क्या है, एंड देन वी आर फाइंडिंग द कोरिलेशन बिटवीन दीज टू रीजन्स। ठीक है, और जो कोरिलेशन होता है उसी से हम उसका एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाते हैं कि अगर कोरिलेशन कुछ थ्रेशोल्ड से हाई है, इसका मतलब दे आर कोरिलेटेड। ठीक है, दे आर कनेक्टेड। ठीक है, ठीक है, तो उससे कनेक्शन मैट्रिक्स बन जाता है, दैट इज द कनेक्शन बिटवीन दीज टू रीजन्स। तो यहां देख सकते हो एक ROI ये हुआ, दिस इज अनदर ROI। ROI के पास एक सिग्नल है, A1 से A2 जो वैल्यूज है ये सिग्नल है, एक वेक्टर है। ऐसे ही R2 के पास भी एक वेक्टर है, और नाउ वी आर फाइंडिंग द कनेक्शन बिटवीन दीज टू बेस्ड ऑन द कोरिलेशन। और फिर हमारे पास कोरिलेशन मैट्रिक्स आ जाती है, फिर उससे ग्राफ बना लेते हैं, और फिर वो ग्राफ को हमें जो करना है वो कर सकते हैं, whatever we want we can do, fine. Similarly we have quantum chemistry। तो क्वांटम केमिस्ट्री में भी अगर सपोज वी हैव टू सपोज प्रोड्यूस सम नोवेल मॉलिक्यूल, मुझे कोई नोवेल मॉलिक्यूल बनाना है, तो मैं एक्चुअली प्लीज म्यूट द माइक somebody। तो क्वांटम केमिस्ट्री में भी हमारे पास इस टाइप के मतलब वी कैन आल्सो फॉर्मुलेट दिस थिंग इनटू द ग्राफ। तो यहाँ क्या होते हैं, हमारे पास एटम्स होते हैं, और एटम्स के दो एटम्स के बीच में कनेक्शन होते हैं, उसको बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, और हर एक एटम के पास डिफरेंट टाइप्स के इंफॉर्मेशन होते हैं, उसके उसके टाइप क्या है, उसके कोऑर्डिनेट क्या है, उसके चार्ज क्या है। ठीक है, और ऐसे ऐसे दूसरे एटम के पास भी यही इंफॉर्मेशन होंगे, एंड देन एक बॉन्ड होता है जो कि बताता है कि ये दोनों एटम मतलब वो कनेक्टेड हैं, तो 1 अदरवाइज 0, तो ये इसको बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, और इस बॉन्ड के पास भी कुछ इंफॉर्मेशन हो सकते हैं, कुछ फीचर हो सकते हैं। ठीक है, तो वो फीचर कुछ उसके टाइप हो सकते हैं, उसके एनर्जी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि हर नोड के पास भी फीचर हो सकता है, मतलब मोस्ट ऑफ द केस में उसके पास फीचर होता है, और हर उसका जो कनेक्शन है, कनेक्शन के पास भी फीचर हो सकते हैं इन सम ऑफ द केसेस। ठीक है, तो इसके बेस पे क्या होता है कि ये आप ग्राफ बना लिए, and now you can also means produce some novel molecule from this, so using this graph you can develop some novel molecules for the drugs। ठीक है, materials। तो ये 3 एग्जाम्पल है जो कि ग्राफ बेस्ड एग्जाम्पल है, और ग्राफ से ही सॉल्व होते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. Okay, fine. So there are several other examples also। So इसमें से कुछ तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, सोशल नेटवर्क कर लिया, ब्रेन कनेक्टिविटी कर लिया, और हाँ, इसके अलावा भी बहुत सारे ड्रग ये भी कर लिया। इसके अलावा भी बहुत सारे ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम है, जैसे वर्ड रिलेशनशिप फाइंड करना है NLP में, सो दैट कैन बी आल्सो सॉल्व्ड यूजिंग द ग्राफ। देन रिकमेंडर सिस्टम को भी अगर बनाना है, फॉर एग्जांपल Amazon, नेटफ्लिक्स, वो अभी यूज कर ही रहे हैं वो लोग। ठीक है, दे आर आल्सो यूजिंग ग्राफ फॉर ग्राफ बेस्ड न्यूरल नेटवर्क फॉर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। देन सीन को अगर अंडरस्टैंड करना है, किसी सीन को अंडरस्टैंड करना है, तो देयर आल्सो वी कैन अप्लाई ग्राफ। सो हियर every object can be represented as a one node, and then you can find the relationship between different objects, and based on that you can understand the scene। तो ये सीन अंडरस्टैंडिंग भी ग्राफ से आप सॉल्व कर सकते हो। देन जीन रेगुलेटरी नेटवर्क भी है, उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क भी आप ग्राफ से बना सकते हो। उसके बाद मतलब ट्रांसपोर्टेशन को भी जो है उसको आप एज अ ग्राफ नेटवर्क बना सकते हो।
फिर 3D मैथ कंप्यूटर ग्राफिक्स में भी ग्राफ को यूज कर सकते हो। फिर नॉलेज ग्राफ यूज होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। एंड देन इन फिजिक्स ऑल्सो फॉर न्यूट्रिनो डिटेक्शन के लिए भी ग्राफ स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। एंड देन if you have formulated your problem as a graph, then you can easily apply your neural network, GNN, graph neural network, for solving that problem. Okay. ठीक है, तो हमने अभी तक जो ग्राफ में देखा, ग्राफ में क्या होता है, ग्राफ जी, सपोज अगर जी एक ग्राफ है, सो ग्राफ हैज थ्री थिंग्स, वर्टिसेस V, एजेस E एंड एडजेसेंसी मैट्रिक्स A। ठीक है, ये तीन चीजें होंगी ग्राफ में। और उसके अलावा ग्राफ फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो ग्राफ फीचर्स अभी जैसे वी हैव सीन फॉर दैट मॉलिक्यूलर डिस्कवरी, तो उसमें देखा कि फीचर क्या होता है, एटम के पास भी हो सकता है। एटम क्या होता है, नोड। सो नोड के पास फीचर हो सकते हैं, उसका अपना इंफॉर्मेशन हो सकता है नोड का। जैसे आपने सोशल नेटवर्क में भी देखा कि हर नोड, हर जो पर्सन है, हर जो यूजर है, उसके पास अपना इंफॉर्मेशन है, उसके अपने वीडियो है, उसके अपने इमेज है, उसका और भी जो मैसेज है वो सारे उसके अपने इंफॉर्मेशन है, तो उसके फीचर्स है। ठीक है, इसके अलावा सेकंड फीचर जो एज फीचर्स भी हो सकता है। एज फीचर देखा हमने, बॉन्ड टाइप जो होता है, जो दो एटम के बीच में जो कनेक्शन होते हैं, उसके भी फीचर्स हो सकते हैं। ठीक है, और थर्ड थिंग जो है, ग्राफ फीचर भी हो सकता है। ग्राफ फीचर मींस एक पूरे ग्राफ का एक फीचर हो सकता है, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हो सकता है। जैसे मॉलिक्यूलर एनर्जी जो होता है, मॉलिक्यूलर क्वांटम, जो हमने ये चीज देखा, यहाँ जो मॉलिक्यूलर एनर्जी होता है वो एक ग्राफ फीचर होता है, वो पूरे मतलब उस ग्राफ का फीचर होता है, पूरे उस मॉलिक्यूल का फीचर होता है। ठीक है, तो ये सब सारे चीजें जो आपको रिमेम्बर मतलब याद रखना है, बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज दिस थिंग फॉर सॉल्विंग सेवरल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। कि नोड फीचर्स भी होंगे, एज फीचर्स भी हो सकते हैं, ग्राफ फीचर्स भी हो सकते हैं। एंड ग्राफ जो है वो वर्टिसेस, एजेस और एडजेसेंसी मैट्रिक्स से डिवाइड होता है। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? These are very simple things. Okay. ठीक है, तो अगर हमने सपोज, हाँ, तो यहां तक हमने देख लिया कि वी हैव मेड द ग्राफ, हम ग्राफ बना सकते हैं और ग्राफ के फीचर को डिफाइन कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के फीचर्स। सो अगर हमारे पास ये सारे इंफॉर्मेशन है, देन हाउ टू अप्लाई द कन्वोल्यूशन ऑन दैट। ठीक है, तो उस पर कन्वोल्यूशन कैसे अप्लाई करें, दैट इज द प्रॉब्लम, है ना। अगर ये ग्रिड स्ट्रक्चर होता ग्राफ, तो इजिली हम अप्लाई कर जाते और हमें कोई इशू नहीं होती, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी वी हैव स्टैंडर्ड दैट यू कैन से द, जो भी हमारे पास CNN बेस्ड नेटवर्क है, वो स्टैंडर्ड नेटवर्क है दैट कैन बी इजिली अप्लाइड ऑन द मींस ग्रिड स्ट्रक्चर। तो अगर ग्रिड स्ट्रक्चर है तो हम इजिली अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं है तब इशू आती है। ठीक है, तो जो कन्वोल्यूशन लेयर है वो ग्रिड स्ट्रक्चर के लिए डिफाइंड है। जैसे मैं जैसे सपोज दिस इज द वन एग्जांपल ऑफ द कन्वोल्यूशन, सो यू कैन सी दैट दिस इज द इमेज। इमेज मींस ये इमेज हो सकता है या कोई फीचर हो सकता है, किसी लेयर का फीचर है। एंड वी आर कन्वॉल्विंग दिस थिंग विद द फिल्टर। जैसे ये फिल्टर है, ये फिल्टर देख सकते हो कि लाइन फिल्टर है। ठीक है, जो कि इससे कन्वॉल्व कर रहे हो, मतलब कन्वोल्यूशन क्या होता है, सॉर्ट ऑफ कोरिलेशन फाइंड कर रहे हो और फिर सारे को ऐड कर रहे हो। तो ये, अरे सॉरी, तो देख सकते हो यहाँ की इससे मल्टी कौन हो रहा है, और उसके बाद ये फीचर नेक्स्ट लेयर पे मुझे ये मिल रहा है। तो ये पूरे फीचर का उस पर जब आप अप्लाई कर रहे हो, ये लाइन फिल्टर, मतलब सॉर्ट ऑफ ये लाइन फिल्टर है। तो ये फिल्टर जो है हमें इस टाइप के फीचर को लर्न कर रहा है। ठीक है, तो ये डिफाइंड है, दिस इज फॉर ग्रिड स्ट्रक्चर। तो अगर ग्रिड स्ट्रक्चर है तो ये अप्लाई करो इस पे, एंड देन यू कैन गेट द फीचर फ्रॉम दैट। और ये जो फिल्टर है, ये फिल्टर आपको पता है कि कैसे लर्न होता है, ये फिल्टर कैसे आता है। सो दिस विल बी लर्न बाय द बैक प्रोपोगेशन। तो ये ऑटोमेटिकली लर्न होता है इन मतलब जब भी आप अपने आर्किटेक्चर को ट्रेन करते हो, तो ये फिल्टर खुद ब खुद लर्न होता है। बट दिस इज ओनली फॉर द ग्रिड स्ट्रक्चर। ओके, तो इफ यू सी दिस थिंग वेरी केयरफुली, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम कि ये जो हमारा कन्वोल्यूशन फिल्टर है,
इसको इस पे अप्लाई कर रहे हैं और स्ट्राइड करते हुए आगे जा रहे हैं। मतलब सॉर्ट ऑफ देखा जाए तो दिस इज सॉर्ट ऑफ पैटर्न मैचिंग। मतलब हम पैटर्न मैच करा रहे हैं कि ये पैटर्न अगर मिल रहा है जहां जहां वहां हाई रिस्पॉन्स आ रहा है, अदरवाइज हमारे पास लेस रिस्पॉन्स आ रहा है। सो दिस इज कॉल्ड पैटर्न मैचिंग। सो कॉन्वोल्यूशन एज टेम्पलेट मैचिंग और वी कैन से पैटर्न मैचिंग। ठीक है, तो ये पहला अप्रोच है, ठीक है, जो कि हम अप्लाई करते हैं इन नॉर्मल कॉन्वोल्यूशन। तो यहाँ क्या है कि इस कॉन्वोल्यूशन को आप पैरालाइज कर सकते हो। जैसे आपने यू ऑलरेडी हैव सीन दिस थिंग बिफोर कि कॉन्वोल्यूशन लेयर में जब आप अप्लाई करते हो तो हमें पता है कि ये पहला यहाँ लगेगा, फिर स्ट्राइड अगर 1 है दूसरा यहाँ लगेगा, तीसरा यहाँ लगेगा, चौथा यहाँ लगेगा। तो ये सारे जो है वो इंडिपेंडेंट चीजें हैं, तो आप इसको पैरालाइज कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपने टोटल नंबर ऑफ सपोज n आप मूव कर रहे हो तो n नंबर ऑफ टोटल हो जाएगा कंप्यूटेशन। तो n जो है हर एक को आप इंडिविजुअली कर सकते हो, मतलब यूजिंग जीपीयू। ठीक है, और ये जो फंक्शन है वो यही है WL, और इस पे लग रहा है, और फाइनली यू विल गेट द वन आउटपुट। ठीक है, बट एक चीज इसमें आपको एक चीज आप इसमें से ये देख रहे होगे कि इसमें जो लोकेशन है दैट लोकेशन इज फिक्स्ड। अब सपोज ये राइट में है, दिस इज द राइट पोजीशन, तो ये हमेशा राइट पोजीशन ही रहेगा। ये लेफ्ट पोजीशन है तो दिस इज हमेशा ये लेफ्ट पोजीशन ही रहेगा। ठीक है, मतलब ये अपर लेफ्ट है, ये अपर राइट है, तो हमेशा अपर लेफ्ट और अपर राइट ही रहेगा। मतलब इसका जो पोजीशन है दैट इज फिक्स्ड। तो अगर ये इमेज पे लगाते हो तो अगर यहां लगाते हो तो यहां से, तो ये जगह इस यहां से जो ले रहे हो तो इसका स्पेशली इसके और इसके बीच में रिलेशनशिप है, क्योंकि इसके लेफ्ट इसके राइट में ये है। मतलब देखा जाए तो अगर इमेज को देखते हो तो इमेज का जो ये पोजीशन है तो इस पोजीशन के राइट में ये है। ठीक है, और अगर यहां से देखते हो तो इसके अप में है और लेफ्ट में है। तो जो पोजीशन है दैट इज फिक्स्ड। मतलब यहां स्पेशली चीज आप यू कैन सी द स्पेशली थिंग्स हियर। ठीक है, और वो स्पेशल इंफॉर्मेशन हर एक मतलब जो भी हमारे पास ग्रिड स्ट्रक्चर होता है उसमें होता है। ठीक है, तो अगर आपको इफ यू वांटेड टू डू द टेम्पलेट मैचिंग, उस केस में हमारे पास क्या होना चाहिए, स्पेशली थिंग होना चाहिए, कि आपके पास स्पेशली रिलेशनशिप होना चाहिए, स्पेशल रिलेशनशिप होनी चाहिए। ठीक है, ये क्लियर है सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर नहीं है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क। हेलो, दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कि आप देख सकते हो कि जो भी नॉर्मल CNN होता है वो ग्रिड स्ट्रक्चर पे लगता है, और ग्रिड स्ट्रक्चर में आपके पास एक ऑर्डर होता है या एक स्पेशल रिलेशनशिप होता है कि अगर इधर से इधर जा रहे हो तो ये एक ऑर्डर में होगा। ये सबको क्लियर है ना? आप लोग सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो? Yes. ठीक है, विवेक सुन रहा है। ओके, तो नॉर्मल में हमारे पास ऑर्डर होता है, बट जब ग्राफ में आओगे, सो ग्राफ में मतलब जब भी टेम्पलेट मैचिंग करना है तो हमारे पास एक ऑर्डर होना चाहिए। लेकिन जब ग्राफ के केस में आओगे तो ग्राफ में कोई ऑर्डर नहीं होता है। ग्राफ में देखोगे कि ये इसके पास है, लेकिन इससे स्पेशली रिलेटेड है या नहीं है, दैट इज मतलब वो आप नहीं बता सकते हो कि कितना उससे रिलेटेड है। हो सकता है कि इसके पास है ये नोड लेकिन उससे कोई रिलेशनशिप है ही नहीं ज्यादा। ठीक है, तो इसमें एक तो ऑर्डरिंग नहीं होता है ग्राफ में। ठीक है, तो ऑर्डर नहीं होता है, जैसे ही ऑर्डर नहीं होता है तो आप इस पे टेम्पलेट मैचिंग नहीं लगा सकते। ठीक है, क्योंकि टेम्पलेट मैचिंग के लिए ऑर्डर चाहिए, और अगर ऑर्डर नहीं है तो यू कैन नॉट अप्लाई टेम्पलेट मैचिंग। ठीक है, तो ये हमारा फेल हो गया कि हम टेम्पलेट मैचिंग तो लगा ही नहीं सकते हैं ग्राफ पे, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर है ही नहीं। और अगर ऑर्डर नहीं है तो हम अगर सपोज ये कर्नल को उठा के और हमने लगाया यहाँ, तो अब इसमें हमें पता है कि ये लेफ्ट में आना चाहिए, ये राइट में हमेशा आना चाहिए। तो इमेज में भी अगर इस साइड में अगर किसी पे लगाते हो तो वो हमेशा उसके लेफ्ट में आना चाहिए, इसके राइट में आना चाहिए, बट वो कोई स्पेशली रिलेटेड है ही नहीं, तो लेफ्ट और राइट का कोई मीनिंग ही नहीं है। ठीक है, तो अगर लेफ्ट और राइट का कोई मीनिंग ही नहीं है तो इसका मतलब ये चीजें वहां अप्लाई नहीं हो सकती। फाइन, so now the next thing is
कि अगर इस तरीके से अगर सॉल्व नहीं कर सकते तो फिर दूसरा तरीका क्या है। अच्छा, पहले और एक और प्रॉब्लम है। एक तो प्रॉब्लम यह है कि लेफ्ट और राइट ये सब सारे यहाँ कोई उसका मीनिंग नहीं है, ठीक है। दूसरा ये है कि इमेज में क्या होता है कि जब इमेज को देखते हो तो इमेज में सपोज हमने 3x3 फिल्टर लिया, ठीक है, तो उसके जो स्पेस मतलब उसके जो नेबरिंग नोड्स हैं, नेबरिंग जो वैल्यूज है वो फिक्स्ड है कि टोटल 8 वैल्यूज होंगे, ठीक है। इमेज के केस में अगर आपने एक 3x3 का फिल्टर लिया तो एक सेंटर पिक्सल के लिए उसके नेबर्स जो है टोटल 8 होंगे, ठीक है। बट इन द केस ऑफ द ग्राफ, अगर किसी नोड को उठाते हो, सपोज आपने इस नोड पे फिल्टर लगाना है, तो इसके एक फिक्स्ड नेबर्स नहीं है, इसके नेबर जो है वो वेरी कर सकते हैं। तो हेट्रोजेनियस नेबरहुड है इसके। तो वो भी एक प्रॉब्लम है कि अगर आप फिल्टर अप्लाई करते हो 3x3 तो कैसे अप्लाई करोगे अगर उसके सपोज उसके नेबर्स ही 10 हैं, 11 है, 12 है, 13 है, तो वो वेरी कर रहे हैं, तो दैट वो वेरिएशन के कारण भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो दो प्रॉब्लम है। एक तो यहाँ ऑर्डरिंग का मतलब कोई ऑर्डरिंग का ये नहीं होता है, मतलब जैसे आप सिंपल ग्रिड स्ट्रक्चर हमारे पास ऑर्डरिंग होता है, बट यहाँ कोई ऑर्डरिंग नहीं होता है। दूसरा, यहाँ जो नेबरहुड होते हैं वो वेरी करते हैं। इमेज के केस में हम फिक्स कर सकते हैं कि इसके 3x3 इसके नेबरहुड है, टोटल 8 नेबरहुड है। बट इन द केस ऑफ द ग्राफ हमारे पास नेबर जो है वो वेरी कर सकते हैं, और मोस्ट ऑफ द केस में वेरी करते ही। फाइन। सो नाउ द सेकेंड अप्रोच इज कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। तो अगर हम टेम्पलेट मैचिंग नहीं कर सकते हैं, इफ वी कैनॉट अप्लाई टेम्पलेट मैचिंग, देन वी कैन गो फॉर द कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम की तरफ मूव कर सकते हैं और वो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होता है? तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम ये होता है कि अगर हमें अगर कोई चीज को कॉन्वॉल्व करना है इन द सिग्नल डोमेन, तो अगर उसको हम फूरियर ट्रांसफॉर्म कर दें और उसको हम लेके चले जाए फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो वहां वो मल्टीप्लीकेशन हो जाती है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी सबको पता है कि अगर अगर सिग्नल दो है W और H, तो अगर हम उसको कॉन्वोल्यूशन करते हैं सिग्नल डोमेन में, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू द मल्टीप्लीकेशन इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। हाँ, तो ओके, हाँ, तो यही चीज यहाँ कर रहे हैं कि ये जो बता रहा है कि हम यहाँ W और H का कॉन्वोल्यूशन कर रहे हैं, वही इक्विवेलेंट है कि हम W को फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके चले जाए, मतलब फूरियर ट्रांसफॉर्म कर दे W का, और H का भी फूरियर ट्रांसफॉर्म कर दे, और फिर दोनों के बीच में डॉट वाइज मल्टीप्लीकेशन कर दे। सो दैट इज इक्विवेलेंट टू द कॉन्वोल्यूशन इन द सिग्नल डोमेन, ठीक है। और जब हमने इसको क्या कहते हैं मल्टीप्लीकेशन कर दी इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन, तो फिर उसको हम रिवर्स करके फिर से हम सिग्नल डोमेन में आ सकते हैं। तो F इनवर्स कर सकते हैं, इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो पहले फूरियर ट्रांसफॉर्म करो, फिर वहां जाके मल्टीप्लीकेशन करो, फिर उसका इनवर्स करो, तो फिर क्या होगा, वो सिग्नल डोमेन में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं कॉन्वोल्यूशन का। एक तो डायरेक्टली आप स्पेशली उसी डोमेन में उसका कॉन्वोल्यूशन कर सकते हैं, जिससे हमने पहले देखा था टेम्पलेट मैचिंग में। दूसरा ये तरीका है कि उसको स्पेशियल डोमेन में ले जाके उसको फूरियर डोमेन में ले जाके वहां उसका मल्टीप्लीकेशन करो और फिर उसको रिटर्न कर लो सिग्नल डोमेन में, ठीक है। बट इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है ऑर्डर ऑफ n², ठीक है, क्योंकि फूरियर ट्रांसफॉर्म में ऑर्डर n² टाइम लग जाता है। बट इसको फास्ट भी कर सकते हो, तो फॉर दैट वी हैव फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है, जो कि ऑर्डर n log n टाइम लेता है। बट ये जो फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो ग्रिड के लिए डिफाइंड है। सो आपके पास अगर ग्रिड है तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो आपको पता है कि ग्रिड कब होता है, जब हमारे पास इमेज, वीडियो और ये सब सारे स्ट्रक्चर होते हैं। ग्राफ के केस में आपके पास ग्रिड है ही नहीं, तो यहां आप FFT नहीं अप्लाई कर सकते हो। फाइन, ओके। सो नाउ दिस इज डिफाइंड फॉर द इमेज स्पेस। नाउ हाउ कैन वी एक्सटेंड दिस थिंग टू द ग्राफ? तो ये जो कन्वोल्यूशन थ्योरम है ये सबके लिए एप्लीकेबल है, ये सारे डोमेन के लिए एप्लीकेबल है। आप किसी भी चीज को फूरियर ट्रांसफॉर्म करके उसको फूरियर स्पेस में ले जाके और ये सारे ऑपरेशन कर सकते हो। बट क्या मैं इसको ग्राफ के लिए अप्लाई कर सकता हूं? अगर मैं इसको ग्राफ के लिए अप्लाई किया तो मैं वहां कैसे मतलब वहां बेसिस कैसे डिफाइन करूंगा, मतलब जिससे कि मैं ट्रांसफॉर्म कर पाऊं, मतलब ये फंक्शन कैसे डिफाइन करूंगा, ठीक है। तो मैं अगर इसको ग्राफ के लिए करता हूं तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा, उसका फूरियर फंक्शन हमें फाइंड करना पड़ेगा।
ये जो एफ फंक्शन है, फिर हमें एफ इनवर्स फाइंड करना होगा, तब जाके मैं इसको इस पर्टिकुलर चीज को मैं अप्लाई कर सकता हूं। ठीक है, और अगर मैं इसको अप्लाई करूंगा तो मुझे पता है कि इट विल टेक ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, है ना। एक नॉर्मल केस में ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइम लेगा, लेकिन मुझे ऑर्डर ऑफ एन में करना है, तो फिर मैं कैसे सॉल्व करूं ऑर्डर ऑफ एन में, क्योंकि यहां तो फास्ट फूरियर तो लगा नहीं सकते हो, क्योंकि ये ग्रिड स्ट्रक्चर है ही नहीं। तो उसके लिए भी बहुत सारे अप्रोचेज आए हैं जो कि हम अपकमिंग टाइम में डिस्कस करेंगे। फाइन। तो पहला काम हमारा क्या है कि हमें सारे चीज को, मतलब हमें इस कॉन्वोल्यूशन थ्योरम को यूज करना है। बट कॉन्वोल्यूशन थ्योरम को यूज करने के लिए पहले तो मुझे ये एफ फंक्शन को डिफाइन करना है। ठीक है, फिर हमें एफ इनवर्स फंक्शन को डिफाइन करना है, फिर मुझे एफ को डब्ल्यू पे लगाना है, एफ को एच पे लगाना है, फिर उसका डॉट पर उसका मल्टीप्लीकेशन करना है, फिर इनवर्स करके उसको ग्राफ स्पेस में लेके आ जाना। सो दिस इज द ओवरऑल स्टेप। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है? नहीं। अगर है तो पूछ सकते हैं। सबको समझ में आ गया सब कुछ? ठीक है, तो हमने ये देखा है कि वी कैन नॉट अप्लाई द टेम्पलेट मैचिंग, हम टेम्पलेट मैचिंग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका वही बचा कि हम उसको क्या कर सकते हैं, कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। बट कन्वोल्यूशन थ्योरम हम कहाँ अप्लाई करेंगे? उसके फूरियर स्पेस में, स्पेक्ट्रल, इसको स्पेक्ट्रल कन्वोल्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसको हम फूरियर स्पेस में जाके अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो अब ग्राफ के लिए हमें ये सब सारी चीजें डिफाइन करना है। ठीक है, तो जब हम ये डिफाइन करेंगे उसके लिए हमारे पास मल्टीपल चीजें यूज होंगी। पहला चीजें है ग्राफ लैप्लेसियन, जिसको हम यूज करेंगे। फिर ग्राफ लैप्लेसियन को यूज करके हम फूरियर फंक्शन फाइंड करेंगे। फूरियर फंक्शन जो एफ, जिसकी मैंने पहले डिस्कस किया एफ, तो एफ जो होता है वो फूरियर फंक्शन है, तो वो फाइंड करेंगे हम ग्राफ लैप्लेसियन को यूज करके। और जब हमारे पास एफ आ जाएगा तो हम उसको फूरियर ट्रांसफॉर्म कर देंगे अपने सिग्नल को। ठीक है, और जब हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म कर दिया तो फाइनली हम उस कन्वोल्यूशन थ्योरम को अप्लाई कर देंगे, जो कि मैंने पहले डिस्कस किया है। दिस इज द कन्वोल्यूशन थ्योरम, इसको अप्लाई कर देंगे। तो पहले चलते हैं ग्राफ लैप्लेसियन फाइंड करने के लिए। तो ये ग्राफ लैप्लेसियन का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो ये होता है i माइनस डी माइनस 1/2 a d माइनस 1/2। तो अगर मेरे पास सपोज ग्राफ दिया हुआ है, अगर सपोज दिस इज द ग्राफ जिसका नोड है ए बी सी डी ई और दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड। सो कोई बता सकता है इसका एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या होगा, और एडजेसेंसी मैट्रिक्स की साइज क्या होगी? 5x5। 5x5। ये सब लोग एग्री कर रहे हैं इस पॉइंट से? Yes. यस यस सर। तो इसमें होगी ए बी सी डी ई, और इधर भी होगा ए बी सी डी ई। ठीक है, और ये दिस इज अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो इसमें अगर कनेक्शन है तो 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। ठीक है, तो देख सकते हो ए से बी कनेक्टेड है तो यहाँ 1 होगा, फिर ए नहीं सॉरी, ये क्या होगा? पहला 0 होगा। ये 0 होगा। ए से बी कनेक्टेड है तो ये 1 होगा। ए से डी कनेक्टेड है, दिस इज ऑल्सो 1। ए से सी कनेक्टेड है, नो, 0। सो अदर सारे जो होंगे 0 होंगे। ऐसे ही आप दूसरे का भी कर सकते हो, बी का भी, बी ए से कनेक्टेड है, ये हो जाएगा, और बी जो है वो सी से कनेक्टेड है तो उसका भी 1 हो जाएगा, और बी जो है डी से कनेक्टेड है 1, और सारे 0 हो जाएंगे। सिमिलरली सी के लिए भी आ जाएगा और डी के लिए भी आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स होगी। ठीक है, अब मैं आपको बोलूंगा कि अगर मुझे डिग्री मैट्रिक्स चाहिए इससे, तो डिग्री मैट्रिक्स कितने को पता है पहले से? डिग्री मैट्रिक्स होता क्या है?
अगर मैं पूछूं ए का डिग्री क्या है तो क्या होगा? सर 2 2 2 होगा, क्योंकि ए से क्या है, 2 एज जा रही है, 1 एंड 2, तो जितने कनेक्शन यहां से जा रही है वो उसका डिग्री होता है। ठीक है, तो इससे आप डिग्री मैट्रिक्स बना सकते हो। अगर सपोज मैं पूछता हूँ कि डिग्री मैट्रिक्स मुझे बना के दो, तो डिग्री मैट्रिक्स क्या होगा कि हर इस पे क्या होगा, हर डायगोनल एलिमेंट के पास कुछ वैल्यू होंगे और अदर्स वैल्यूज विल बी 0। अब जैसे मैं यहाँ ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ठीक है। अब डिग्री ऑफ ए क्या है? डिग्री ऑफ ए इक्वल टू 2 है, क्योंकि 2 कनेक्शन यहां से जा रही हैं। डिग्री ऑफ बी क्या है? 3 है ना। डिग्री ऑफ बी जो है दैट इज इक्वल टू 3, यहां से 3 कनेक्शन जा रहे हैं, दिस एंड दिस। ऐसे ही सारे का आप डिग्री कैलकुलेट कर सकते हो, और डिग्री को डायगोनल एलिमेंट पे रखो। जैसे यहां जो है ये डिग्री ऑफ ए आएगा और अदर एलिमेंट्स विल बी 0। फिर सिमिलरली फॉर बी, सो हियर दिस इज 0 एंड फॉर दिस बी इट विल बी 3 0 0 0, एंड इन दिस वे यू कैन पुट ऑल द डिग्री वैल्यूज हियर। और तो इससे आपको डिग्री मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं डिग्री मैट्रिक्स, ठीक है, एंड इसको डी से डिनोट करते हैं। तो जब लैप्लासियन फाइंड करना होता है, तो लैप्लासियन फाइंड करने का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो होता है L इक्वल टू डी माइनस ए। ये होता है, इसको बोलते हैं अननॉर्मलाइज्ड लैप्लासियन। इसके बहुत बड़े डेरिवेशन है, अगर आप लोग इसको पढ़ना चाहते हो तो आप जा सकते हो। स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग कॉन्सेप्ट है, और जिसमें कि आप इसको पढ़ सकते हो, ये कैसे डिराइव हो रहा है उसका पूरे उसमें फॉर्मुलेशन है, ठीक है, डेरिवेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये होता है L इक्वल टू डी माइनस ए, जहां D होता है डिग्री मैट्रिक्स और A होता है एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये होता है अननॉर्मलाइज के लिए। लेकिन जब इसको नॉर्मलाइज किया जाता है तो उस केस में हो जाता है L इक्वल टू I माइनस D माइनस 1/2 A D 1/2, ठीक है। तो इसका मैं अभी डिराइव नहीं करूंगा, बट आप इसको भी डिराइव कर सकते हैं, इजिली कर सकते हैं। नॉर्मलाइज करने के लिए आप इसके लिए भी आप स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग ये जो पढ़ेंगे क्या कहते हैं पर्टिकुलर मटेरियल्स, तो यहाँ इसके बारे में भी लिखा हुआ है कि कैसे मतलब अननॉर्मलाइज से नॉर्मलाइज किया जा सकता है और ये टर्म कैसे आती है। तो हर इंफॉर्मेशन यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जा सकते हो, इसको खुद से भी डिराइव करके देख सकते हो। बट ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाता है जो कि नॉर्मलाइज्ड के लिए बन जाता है, नॉर्मलाइज्ड लैप्लासियन। और नॉर्मलाइज क्यों करते हैं उसका भी एक पर्टिकुलर रीजन है, नॉर्मलाइज करने के पीछे भी रीजन है क्यों हम नॉर्मलाइज करते हैं लैप्लासियन को। तो नॉर्मलाइज क्या हो गया, I माइनस D 1/2 A D 1/2, फाइन। तो अब हमारे पास अगर ये नॉर्मलाइज्ड लैप्लासियन आ गया तो इसके आगे हमें फर्दर स्टेप करना है। तो ये चीजें आपको क्लियर होगी कि नॉर्मलाइज्ड लैप्लासियन कहां से आ रहा है। अननॉर्मलाइज इससे आ रहा है, नॉर्मलाइज इससे आ रहा है, और नॉर्मलाइज क्यों कर रहे हैं उसको अभी बताऊंगा। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये है नॉर्मलाइज्ड क्या कहते हैं लैप्लासियन का, I माइनस D माइनस 1/2 A D माइनस 1/2, ठीक है, where D is the diagonal matrix, फाइन। और ये जो लैप्लासियन होता है, ये जो फॉर्मूला है, ये इसका इंटरप्रिटेशन ये होती है कि ये स्मूथनेस को मेजर करता है, ठीक है। तो हम यहाँ ये देख रहे हैं कि सपोज मैं अगर इस पर्टिकुलर नोड को ले रहा हूं, तो इसके जो नेबरिंग नोड है, मतलब इसमें से मैं माइनस कर रहा हूं इसके नेबरिंग नोड के एवरेज को। मतलब हम ये देखना चाह रहे हैं कि इसके जो नेबरिंग नोड है वो कितना स्मूथ है, मतलब इससे कितना सिमिलर है, ठीक है। तो वो हम लैप्लासियन से फाइंड करते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है वो उसको अगर इंटरप्रेट करोगे तो ये चीज फाइंड हो रही है। ओके, ठीक है। ठीक है, तो मेरे पास ये लैप्लासियन मैट्रिक्स मिल गया। अब ये नॉर्मलाइज हमने इसलिए किया था क्योंकि जब नॉर्मलाइज करोगे
तो वो क्या होता है कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाता है, ठीक है, और वो पॉजिटिव डेफिनेट हो जाती है। तो ये दो कंडीशन आ जाता है उसके पास, और जब ये दो कंडीशन अगर किसी के पास आ गया मैट्रिक्स के पास, तो आप उसको क्या कर सकते हो, इजिली डिकम्पोज कर सकते हो, जो कि आप यहाँ डिकम्पोज कर रहे हो उस मैट्रिक्स को 5 में कर सकते हो विथ लेमडा मल्टीप्लीकेशन। और ये 5 जो होता है उसका क्या होता है, ये 5 जो होता है ये बेसिस होता है, ये मतलब ये जो सारे हैं ये इसको क्या बोलते हैं, आइगन वेक्टर, ठीक है। ये इसको आइगन वेक्टर मैट्रिक्स और आइगन वैल्यू मैट्रिक्स में डिकम्पोज कर सकते हो। वहां हर आइगन वेक्टर जो है वो क्या होता है, ऑर्थोनॉर्मल होता है। तो जब भी हमारे पास अगर कोई ग्राफ है और वो मतलब जो लैप्लासियन या जो ग्राफ है, अगर वो ग्राफ क्या कहते हैं पॉजिटिव सेमी डिफिनिट है और वो सिमेट्रिक है, तो उसको आप डिकम्पोज कर सकते हो आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यूज के मैट्रिक्स में, ठीक है। और वहां जो आइगन वेक्टर होंगे, आपको पता है कि आइगन वेक्टर जो होते हैं वो सारे जो होंगे वो ऑर्थोनॉर्मल। क्लियर? तो इसलिए हम इसको नॉर्मलाइज कर रहे होते हैं कि हमारे पास सारे ऑर्थोनॉर्मल बेसिस मिल जाए, हमारे पास सारे ऑर्थोनॉर्मल आइगन वेक्टर मिल जाए। सो ये हमारे पास सारे ऑर्थोनॉर्मल हो गए, जैसे 5 से 5n, तो टोटल अगर हमारे ये डायमेंशन n बाय n है, तो हमारे पास टोटल आइगन वेक्टर हो गए n आइगन वेक्टर, और हर आइगन वेक्टर की जो डायमेंशन है वो n डायमेंशनल वेक्टर है, ठीक है। और मैं अगर किसी आइगन वेक्टर को मतलब इस मैट्रिक्स को लेता हूं, और इस मैट्रिक्स को अगर मैं इसके ट्रांसपोज, अच्छा ये बताओ, अगर मेरे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज उसका इनवर्स क्या होता है? Inverse is the transpose. इनवर्स इज द ट्रांसपोज। तो अगर मेरे पास कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, मतलब उसमें सारे जो कॉलम वेक्टर हैं वो मेरे पास सारे ऑर्थोनॉर्मल हैं, ठीक है। ऑर्थोनॉर्मल में ये होता है कि अगर दो को मल्टीप्लाई करोगे, मतलब अगर एक कॉलम 1 को कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका जो मल्टीप्लीकेशन होगी वो 0 आएगी। अगर खुद से ही मल्टीप्लाई करोगे, कॉलम 1 को कॉलम 1 से ही मल्टीप्लाई करोगे, तो वो उसका जो डॉट प्रोडक्ट होगी वो 1 आएगी, ठीक है। तो अगर ऐसी मैट्रिक्स हमारे पास मिल जाती है तो इसका इनवर्स जो है वो उसका ट्रांसपोज होता है। तो आप देख सकते हो कि 5t इंटू 5 इक्वल टू i, ठीक है, ठीक है। और जो ये लेमडा मैट्रिक्स है ये दैट इज द, ये जो है हमारे पास आइगन वैल्यू है। तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें हर एक डायगोनल एलिमेंट जो है दैट इज द आइगन वैल्यू फॉर द कोरस्पोंडिंग आइगन वेक्टर। तो टोटल जो हमारे पास n आइगन वेक्टर है, हर एक का एक आइगन वैल्यू होगा इसमें स्टोर, इसमें रखा होगा इस आइगन वैल्यू मैट्रिक्स में, डायगोनल मैट्रिक्स में। क्लियर? और इसकी जो रेंज होगी, ये जो आइगन वैल्यू की जो आइगन वैल्यू जो लैम्डा 1 से लेकर लैम्डा n तक है, उसकी जो रेंज होगी वो 0 से लेकर 2 के बीच में होगी। ओके ओके, सो नाउ आपको पता है कि आइगन वेक्टर का एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर आइगन वेक्टर को उस मैट्रिक्स से, जो मैट्रिक्स का आपने आइगन वेक्टर बनाया है, उससे अगर आपने उसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, तो आपको इस फॉर्म में आउटपुट मिलेगा, लेमडा के इंटू 5। मतलब ये आइगन वेक्टर आप इसको इससे अलग कर सकते हो, और वो आइगन वेक्टर जो होगा वो लेमडा के मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या कहते हैं, ये आइगन वेक्टर का प्रॉपर्टी है। ओके फाइन, सो नाउ वी कैन सी दैट जो हमने अच्छा ठीक है, तो अब इसमें दो चीजें नोट करना पड़ेगा हमें। एक तो आइगन वेक्टर, जो कि हम इस केस में n आइगन वेक्टर हमें मिल रहा है और वो सारे आइगन वेक्टर ऑर्थोनॉर्मल है, ठीक है। और दूसरा उसका कोरस्पोंडिंग आइगन वैल्यूज भी मिल रहा है, ठीक है। तो आइगन वेक्टर जो है उसको हम बेसिस बोलते हैं, उसको हम फूरियर फंक्शन बोलते हैं, इसी को फूरियर फंक्शन बोलते हैं। तो यही फूरियर फंक्शन हमारा यूज होगा फॉर डूइंग द फूरियर ट्रांसफॉर्म। और ये जो आइगन वैल्यू होता है उसको हम स्पेक्ट्रल भी बोल देते हैं, स्पेक्ट्रम भी बोल देते हैं। तो इसलिए इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल, इन स्पेक्ट्रल डोमेन। तो इसलिए इसका नाम जो पड़ा है कन्वोल्यूशन इन स्पेक्ट्रल डोमेन, इसके कारण ही पड़ा है, क्योंकि जो हमारे पास आइगन वैल्यू है उसको हम स्पेक्ट्रम भी बोल देते हैं, ठीक है। क्लियर?
तो ये दो चीजों का हमें यूज करेंगे हम फर्दर फॉर डूइंग द कॉन्वोल्यूशन इन द स्पेक्ट्रल डोमेन। सो ये बस इन्होंने शो किया है कि अगर मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट मतलब फूरियर बेसिस होगा तो कैसे दिखेगा। तो ये तो ग्रिड स्ट्रक्चर के लिए है कि पहला जो है वो जो जीरोथ जो मेरे पास फूरियर बेसिस है वो बहुत ज्यादा स्मूथ है, फिर स्मूथनेस धीरे धीरे कम होती जाएगी। जैसे 5.1 अगर लूंगा तो उसकी स्मूथनेस इससे कम है, फिर 5.2 की इससे कम है, तो ऐसे स्मूथनेस कम होती जा रही है। तो ये ऐसे शो किया है कि हमने अलग अलग हमारे पास अगर फूरियर बेसिस आता है, फूरियर फंक्शन अलग अलग हम बनाते हैं तो वो कैसे दिखेगा। उसके बाद ये दिस इज फॉर ग्रिड स्ट्रक्चर। फिर उन्होंने बोला कि ग्राफ के लिए भी कैसे दिखेगा। तो ग्राफ के लिए जो है वो ऐसे एज इट इज नहीं दिखेगा। ग्राफ के लिए जैसे हम अगर शो करते हैं तो ये 5.0 है, आप देख सकते हो कि इसमें सारे वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव है। फिर 5.1 है, वहां क्या है कि वैल्यूज पॉजिटिव और नेगेटिव, सारे पॉजिटिव भी है और नेगेटिव है इक्वली लगभग। फिर 5.2 तो ये उन्होंने शो किया है कि कैसे हमारा जो फूरियर बेसिस है इन फॉर द ग्राफ डोमेन वो कैसे दिखता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये फूरियर ट्रांसफॉर्म हम कर पाते हैं और मेरे पास फूरियर हमने डिफाइन कर लिया, तो वी कैन डू ऑल्सो स्पेक्ट्रल ग्राफ क्लस्टरिंग। तो स्पेक्ट्रल ग्राफ क्लस्टरिंग के लिए एक बुक है, दिस इज और ट्यूटोरियल है और स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग, जो कि काफी अच्छा है और यू कैन गो देयर, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो स्पेक्ट्रल ग्राफ क्लस्टरिंग को यूज करते हैं ग्राफ को क्लस्टर करने। तो अगर एक बड़ा सा ग्राफ है, सपोज एक पूरे फेसबुक, सपोज मैं अगर फेसबुक का एग्जांपल लूं, तो फेसबुक पे अगर मैं एक फेसबुक को एज ए ग्राफ देखूं तो उसमें पूरे वर्ल्ड में सारे लोग कनेक्टेड है। ठीक है, वो एक बहुत बड़ा ग्राफ हो जाएगा और वो बहुत बड़ा ग्राफ बहुत स्पार्स ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, तो वो एक बड़ा कनेक्शन को, बड़ा ग्राफ को कैसे छोटे छोटे ग्राफ में, सब ग्राफ में डिवाइड करूं। ठीक है, तो उसके लिए स्पेक्ट्रल ग्राफ क्लस्टरिंग है, जो कि लैप्लासियन को यूज करके और फूरियर बेसिस को यूज करके ग्राफ को क्लस्टर करता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, यू कैन गो थ्रू दिस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल। ठीक है, तो अभी तक क्या देखा हमने कि पहला काम हमने क्या किया कि हमने लैप्लासियन लिया, ग्राफ का, और फिर लैप्लासियन से हमने आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू में डिकम्पोज कर लिया। और आइगन वेक्टर जो है वो ऑर्थोनॉर्मल है। ठीक है, और आइगन वैल्यू जो है सारे जितने हमारे पास आइगन वेक्टर हैं सबके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज जो है एक डायगोनल मैट्रिक्स मुझे मिल गया। इतना हमने देख लिया। और अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है हमारे पास आइगन वेक्टर का, तो हमें पता है कि उसका इनवर्स जो होगा वो उसका ट्रांसपोज होगा। ओके, सो now next task is to define the Fourier function। तो हमें फूरियर फंक्शन डिफाइन करना है, फूरियर ट्रांसफॉर्म डिफाइन करना है। ठीक है, तो फूरियर ट्रांसफॉर्म को हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम ये दिस इज द सिग्नल, ये एच हमारे पास सिग्नल है, और मुझे पता है कि जो हमारा मतलब लैप्लासियन को डिकम्पोज करके जो मेरे पास आइगन वेक्टर मिला है, वो आइगन वेक्टर को ही हम फूरियर फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, और उस फूरियर फंक्शन को यूज करेंगे हम अपने सिग्नल को फूरियर ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो सिग्नल मेरे पास h है एंड दिस इज द आइगन वेक्टर phi t इसलिए इसको ट्रांसपोज करके आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके आपको ये मिलेगा। तो phi t और इसको h से मल्टीप्लाई करोगे, सो दिस विल गिव यू द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ h। ठीक है, और इसका इनवर्स करना है तो कैसे करोगे, f इनवर्स ऑफ दिस h। सपोज आफ्टर डूइंग दिस फूरियर ट्रांसफॉर्म मेरे पास h आया, h बार आया। अब h बार को मुझे फिर से ले जाना है सिग्नल डोमेन में, तो मैं क्या करूंगा, इसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म करूंगा। तो इनवर्स करने के लिए मुझे क्या करना होगा, phi से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि phi t, ये जो phi t है वो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा, जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा वही उसका इनवर्स होगा। तो इसका ट्रांसपोज करोगे तो हमारे पास phi आ जाएगा, और phi ऑफ h बार जो है वो मुझे क्या देगा, इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो ये जो phi है वो इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म दे रहा है, और ये जो phi है वो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म दे रहा है। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes. किसी को कुछ डाउट है, कोई पूछ ही नहीं रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है किसी को? हेलो प्रवीण, आपको समझ में आ रहा है चीजें? यस सर।
आपको कुछ अभी तक सारी चीजें क्लियर है आपको जो अभी तक मैं समझाया हूँ? हाँ सर बिल्कुल। कुछ डाउट है आपको, कुछ पूछना है? नहीं सर। विनीत आपको समझ में आया ये चीजें जो मैंने बताया? यस सर, यस सर। ओके। अभिजीत, यस सर। कोई डाउट नहीं है समझ अब तक? नो चलो सर। ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है तो चलते हैं आगे। ठीक है, तो फूरियर ट्रांसफॉर्म हमने किया, फूरियर फंक्शन हमने डिफाइन किया, और फिर हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एच का, फाई टी इंटू एच, और दिस इज गिविंग द फूरियर ट्रांसफॉर्म। और इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो फाई ऑफ एच बार का कर रहे हैं। तो ये जो आया है, जो हमारा फूरियर ट्रांसफॉर्म करके जो चीज आया है उस पर हम फिर से इनवर्स लगा रहे हैं, दैट इज फाई, और वो हमें फाइनली जो है सिग्नल डोमेन में दे रहा है। ओके, सो दिस टू थिंग्स हमने डिस्कस करिए। तो हमने फूरियर फंक्शन बनाया, फिर हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म कर ली। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कन्वोल्यूशन थ्योरम। ठीक है, तो अब कन्वोल्यूशन थ्योरम, ये चीज हमने पहले देखी है कि अगर मुझे कन्वोल्यूशन करना है इन द स्पेक्ट्रल डोमेन, तो पहले क्या करूंगा कि मैं मतलब दो सिग्नल है मेरे पास, W और H का मुझे कन्वोल्यूशन करना है, तो मैं W को पहले फूरियर ट्रांसफॉर्म करूंगा, फिर H को करूंगा, और फिर दोनों का यहाँ डॉट बाय प्रोडक्ट लूंगा, एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन करूंगा, और उसके बाद जब ये जो फाइनल आउटपुट आएगा उस पर मैं इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म लगा दूंगा। ठीक है, तो ये चीजें हमने डिफाइन कर ली है, ये भी चीजें डिफाइन कर ली है, और ये भी चीजें डिफाइन कर ली है। तो ये जो चीजें हैं, ये एफ ऑफ डब्ल्यू जो है वो क्या है, फाई टी डब्ल्यू, मतलब ये जो एफ ऑफ डब्ल्यू क्या होगा, फाई टी डब्ल्यू, डब्ल्यू पे आपने फूरियर फंक्शन लगा दिया, दैट इज फाई टी, और ये इससे आपको क्या मिल गया, डब्ल्यू बार। ठीक है, ऐसे ही एफ ऑफ एच जो है उसको आप लिख सकते हो फाई टी एच। ठीक है, तो फाई टी फूरियर फंक्शन और एच पे आपने अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इससे हमने ये बनाया क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ बस कुछ नहीं है, इसी को हमने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो दिस इज फाई टी एच। ठीक है, फूरियर फंक्शन से एच को मल्टीप्लाई कर रहे हो, और ये जो है इसमें हमने इसको क्या किया कि इसको आप फाई टी डब्ल्यू भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने इंस्टेड ऑफ फाई टी डब्ल्यू उसको मैंने दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करके डब्ल्यू बार लिख दिया। ठीक है, तो डब्ल्यू बार डॉट दिस मैट्रिक्स डॉट प्रोडक्ट एंड देन फाई टी एच। ठीक है, तो ये जो डब्ल्यू बार है आप इसको देख सकते हो कि ये स्पेक्ट्रल डोमेन में है, और स्पेक्ट्रल डोमेन में क्या होता है, किसी भी चीज को इवेल्यूएट करने के लिए हमें डिपेंड करना पड़ता है उसके आइगन वैल्यू पे। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है ये कहीं ना कहीं आइगन वैल्यू का फंक्शन है। सो दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग डब्ल्यू बार इन ब्रैकेट में लेमडा, तो ये लेमडा पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम इस वे में लिख लिए। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि फाई यहां से आ रहा है, ये फाई देखो, अच्छा ये एफ इनवर्स को फाई से रिप्लेस कर सकते हो, तो ये फाई यहां आ गया। ठीक है, अब ये फाई यहां से ये फाई आ रहा है, और इधर ये फाई टी आ रहा है, और बीच में ये हो गया डब्ल्यू बार लेमडा। ठीक है, सो डब्ल्यू बार लेमडा फाई इंटू डब्ल्यू बार लेमडा फाई टी इंटू एच। तो जब इस फॉर्म में अगर कोई चीज लिखा हो तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि ये फाई और फाई टी जो है ये दो क्या है, आइगन वेक्टर है, और ये आइगन वेक्टर का कोरस्पोंडिंग आइगन वैल्यू ये है। ठीक है, तो अगर इस फॉर्म में लिखा हो तो इसको फंक्शन के अंदर भी ला सकते हैं। ठीक है, तो इसको फंक्शन की ये डब्ल्यू फंक्शन के अंदर ला लिए, ये जो फंक्शन है, तो ये हो जाएगा फाई दिस लेमडा एंड फाई टी। ठीक है, और हमें पता है ये क्या चीजें है, फाई लेमडा फाई टी क्या है, वही आइगन डिकम्पोजिशन ऑफ किसका 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 आइगन एडजेसेंसी मैट्रिक्स, नहीं, ये सॉरी किसका, लैप्लेशियन, या लैप्लेशियन मैट्रिक्स का ये चीज हमने ऊपर किया था ना। हाँ हाँ देखो, लैप्लेशियन मैट्रिक्स फाइंड किया था, और लैप्लेशियन जो था वो नॉर्मलाइज लैप्लेशियन था, तो इसका डिकम्पोज किया था, तो हमें आइगन वेक्टर और उसके आइगन वैल्यू मिले थे डिकम्पोज करके। तो फाई टी लेमडा फाई, जहां की फाई टी उसका क्या था, फाई क्या था, उसका आइगन वेक्टर था, सारे आइगन वेक्टर्स थे, और ये उसके सारे आइगन वैल्यू थे इसमें, जो कि डायगोनल मैट्रिक्स था। ठीक है, तो अब यहां देख सकते हो कि मेरे पास वही चीज मिल गया, फाई लेमडा फाई टी, तो अब इसको रिप्लेस कर सकते हो लेमडा से, लैप्लेशियन से। ठीक है, तो जो ये फंक्शन है डब्ल्यू का जो फंक्शन है
अब ऐसे बोल सकते हो कि W का जो फंक्शन है वो उस पर लेमडा अप्लाई हो रहा है, और वो जो लेमडा अप्लाई होकर जो आउटपुट आ रहा है उस पर H अप्लाई हो रहा है। मतलब ये फंक्शन जो है वो लैप्लासियन का फंक्शन है, ठीक है। और ये जो लैप्लासियन के फंक्शन से जो आउटपुट आ रहा है उस पर H लग रहा है, और वो फाइनल हमें दे रहा है द कॉन्वोल्यूशन जो थ्योरम है, मतलब कॉन्वोल्यूशन बिटवीन W एंड H, उसका फाइनल आउटपुट ये आ रहा है। ये क्लियर है सबको? इसमें किसी को डाउट है पूछ सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा मैथमेटिकल चीजें हैं, तो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। कि आउट हो गए सब लोग? विनीत, आपको नहीं समझ में आया कुछ? आया है सर। इसमें कुछ डाउट है आपको? नहीं सर। हाँ बोलो बोलो। सर ये जो यही पेज पे जो थर्ड इक्वेशन है सर, हाँ इसमें थर्ड इक्वेशन। डॉट प्रोडक्ट से अपन इस पे गए हैं, हाँ पर ये वापस बताना कैसे गए थे? देखो, ये जो चीजें थी ना, देखो हाँ, अब ये देखो W, यहाँ ये तो क्लियर है ना, W बार, ये जो 5TW आ रहा है इससे Yes, W sir, बार yes, है। sir. हाँ, अब इसके बीच में ये देखो डॉट प्रोडक्ट है। तो अब हमने क्या किया कि ये जो W था उससे हमने ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ये जो था वेक्टर था, ठीक है, इसलिए हम यहाँ डॉट लगा रहे थे कि वो एक एक मल्टीप्लाई करेगा, एक एक मतलब एक एक वैल्यू को मल्टीप्लाई करेगा क्वेश्चन में, ऐसे बताता हूँ। ये ऐसा हो रहा था कि आप जो W था वो आपके पास एक वेक्टर मिल रहा था, जैसे 2 1 2 3 4, ठीक है, और आप इसको मल्टीप्लाई करना था हमें 1, ये 1 into n था और n into 1 था, n into 1 था, और इसको डॉट प्रोडक्ट करना, ये था डॉट प्रोडक्ट, मतलब एक एक वैल्यू से एक एक को मल्टीप्लाई करना, इसको करना था दूसरा मैट्रिक्स जो उससे आया था 1 into n से, 1 into n से, जैसे इसमें कुछ होगा, ये ऐसे आएगी मैट्रिक्स, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन है, सॉरी एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो अब हम इसको क्या कर रहे हैं, ये जो मैट्रिक्स है इसको W बोल रहे हैं, W बार बोल रहे हैं। अब इसको कन्वर्ट कर रहे हैं W बार इंटू लेमडा मैट्रिक्स में। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो W बार आ रहा है वो कहीं ना कहीं लेमडा पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि एक स्पेक्ट्रल डोमेन में है ये चीजें, ठीक है। तो अब ये जो लेमडा में ये W बार लेमडा जो है वो एक मैट्रिक्स है, वो एक 2D मैट्रिक्स है, 2D डायगोनल मैट्रिक्स बना दे रहा हूं मैं इसको, ठीक है। जहां ये एलिमेंट है वो उसके डायगोनल पे आ जाएंगे, जैसे ये एज इट इज नहीं आएंगे, कुछ चेंजेस होंगे इसमें, और ये सारे 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब अभी देखो ये एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन था, लेकिन अब ये हो गया, अब इसको ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब इसको ये जो रो है इससे ये कॉलम मल्टीप्लाई होगी, फिर इस रो से ये मल्टीप्लाई होगी, इससे ये मल्टीप्लाई होगी, और वो फाइनली एक्चुअली कर यही चीज रहे, लेकिन उसको हमने जैसे हाथ को ऐसे पकड़ना है तो ऐसे उल्टा पकड़ रहे हैं, ऐसा है, ठीक है। तो इसको हमने इस एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन को हमने नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर? ओके, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया कि कन्वोल्यूशन थ्योरम हमने डिफाइन कर लिया। अब नेक्स्ट चीज ये है कि देखो इसका क्या डिसएडवांटेज है, इसमें इशू क्या है, उस पर भी बात करेंगे, और फिर हम इसको कन्वोल्यूशन में कैसे डायरेक्टली अपने लेयर में अप्लाई कर सकते हैं, तो वो सब सारी जो डिस्कशन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने फूरियर डोमेन में हमने कन्वोल्यूशन थ्योरम को डिफाइन कर लिया, और ये जो है वो ग्राफ पे अप्लाई हो जाएगा। बट ये कैसे करना है, क्या करना है, इसमें क्या क्या अप्रोचेज आए हैं, इसमें क्या कंप्यूटेशन इसमें बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आप फूरियर बेसिस निकालते हो, और ये क्या कहते हैं आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन जो है वो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर टाइम ले लेता है, जो कि काफी ज्यादा होता है अगर आपके पास बहुत बड़ा मैट्रिक्स है। तो इसको कैसे ऑर्डर ऑफ n में लाओगे, तो ये सब चीजें जो है डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। ओके, आई थिंक टाइम आल्सो ओवर। सर ये सेशन आज अपलोड हो जाएगा ना सर? क्या हो जाएगा? ये जो सेशन था आज का अपलोड कर दोगे ना सर आज? हाँ, ये अपलोड हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए। ओके, किसी को अगर कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, अगर किसी को डाउट नहीं है तो ठीक है। ओके, बाय। थैंक यू सर। ओके, Yeah, thank you, Ranjit.